अब देखो, जब हम बेटा शुरुआत करते हैं, वेव ऑप्टिक्स शुरू करते हैं, तो इसमें हमें तीन चीजें देखनी है। सबसे पहला काम है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन वेव ऑप्टिक्स। तो देखिए, इसमें हमें हाइगन प्रिंसिपल करना है। आज हम हाइगन प्रिंसिपल ही कराएंगे आपको पूरा। ठीक है। इसमें चार डेरिवेशन है जो मैं कराऊंगा, उन्हीं में से एक आएगा। हाइगन प्रिंसिपल करना है, इंटरफेरेंस करना है और डिफ्रैक्शन करना है। ठीक है। इंटरफेरेंस और अगला क्या आएगा बेटा, डिफ्रैक्शन। ये तीन चीजें हैं जो हमें करनी है, और ये हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो हम शुरुआत जो करेंगे बेटा, वी विल बी स्टार्टिंग विद द हाइगन प्रिंसिपल। हाइगन साइंटिस्ट का नाम है। देखो, हाइगन्स प्रिंसिपल ने या हाइगन्स ने ये प्रूव किया कि जो हमारी लाइट है, वेव, वो वेव नेचर होता है। उन्होंने ये प्रूव किया दैट लाइट है वेव नेचर। इन्होंने यही कहा था कि लाइट का वेव नेचर होता है। ठीक है। तो अब जब इन्होंने कहा कि लाइट का साहब वेव नेचर होता है, तो इनकी थ्योरी थी तो कुछ उसके पोस्टुलेट रहे होंगे। तो इन्होंने सबसे पहले तो उनको ये बताना था कि अगर लाइट का वेव नेचर होता है, इफ देयर हैज बीन द वेव नेचर ऑफ लाइट, लाइट का कैसा नेचर है, अगर वेव नेचर अगर लाइट का होता है, तो सबसे पहले इन्हें ये प्रूव करना था कि लाइट प्रोपोगेट कैसे करती है वेव के फॉर्म में। तो आपको अगर मैं एक शब्द में समझाने की कोशिश करूं कि हाइगन की पूरी थ्योरी जो थी, वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड थी। किस पे डिपेंड थी बेटा, सिर्फ एक चीज पे डिपेंड थी। और वो जो एक चीज थी बेटा, वो आपका क्या था, जो एक चीज, दैट इज द वेव फ्रंट। इनकी पूरी थ्योरी ही वेव फ्रंट पे डिपेंड थी। अगर आपको वेव फ्रंट समझ में आ गया, तो आप समझ लेना आपकी हाइगन की थ्योरी समझ में आ गई। इनके हिसाब से क्या था कि वेव फ्रंट बनते चले जाते हैं और वेव ट्रेवल करती चली जाती है। क्या बनते चले जाते हैं बेटा, वेव फ्रंट बनते चले जाते हैं और वेव ट्रेवल करती चली जाती है। मतलब इनकी अगर पूरी थ्योरी देखी जाए, तो वो वेव फ्रंट पे। तो सबसे पहले ये समझना है व्हाट आर वेव फ्रंट। देखो, मैं अगर आपसे ऐसे कहूं कि अगर एक लाइट चल रही है, ठीक है, लाइट चल रही है वेव के फॉर्म में, तो लाइट प्रोपोगेट करती है। प्रोपोगेट कहाँ करेगी लाइट, कहाँ चलेगी, लाइट चलेगी मीडियम में। लाइट कहाँ पर चलेगी बेटा, लाइट विल ट्रेवल इन मीडियम, लाइट मीडियम में चलेगी। ठीक है। जब लाइट मीडियम में चलेगी, तो जब ऑसिलेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो वेव फ्रंट क्या होता है, जब वेव, लाइट वेव ट्रेवल कर रही है मीडियम में, तो मीडियम के उन पार्टिकल्स को आप आपस में जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए आप मीडियम के उन पार्टिकल्स को आपस में जोड़ दीजिए। वो पार्टिकल जो सेम फेज में है, सेम फेज समझते हो, सेम ऑसिलेशंस कर रहे हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। मीन्स अ सरफेस, वेव फ्रंट क्या होता है, एक सरफेस होता है विच यू विल गेट, अ सरफेस which we will get by joining the particles, by joining the particles in same phase। उन सभी पार्टिकल्स को जोड़ना है जो सेम फेज में है। उन सभी पार्टिकल्स को जोड़ने पर जो आपको एक सरफेस मिलेगा, दैट सरफेस इज कॉल्ड अ वेव फ्रंट। ठीक है। ये है वेव फ्रंट। क्या है, फिर से समझिए कि जब एक वेव ट्रेवल करती है मीडियम में, तो मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं। तो वो सारी मीडियम के पार्टिकल्स ले लीजिए जो सेम फेज में हैं, ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स मीडियम के जो सेम फेज में हैं, उन सबको ज्वाइन करने पर जो आपको सरफेस मिलेगा, दैट सरफेस इज कॉल्ड बेटा द वेव फ्रंट। उस सरफेस को हम वेव फ्रंट कहेंगे। ठीक है। पहली चीज ये हो गया वेव फ्रंट की डेफिनेशन। ठीक है। अब कैसे, इनके हिसाब से मैं आपको दो सरफेसेस के वेव फ्रंट बना के दिखाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार ये भी आता है कि वेव फ्रंट बनाइए। जैसे एक अगर पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स की मैं वेव फ्रंट बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताओ, पॉइंट सोर्स से अगर रेज निकलेंगी तो ऐसी निकलेंगी, दीज आर द रेज फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। ये निकलेंगी, ये रेज निकल रही है पॉइंट सोर्स से, ये ये सारी रेज।
ऑल दी रेज आर एमर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, ये निकली रेज, निकली पॉइंट सोर्स से। अब ये आपका जो पॉइंट सोर्स था बेटा, दिस इज और अ पॉइंट सोर्स, ये हमारा पॉइंट सोर्स था, ठीक है। ये रेज निकल रही थी, इसके वेव फ्रंट सुनो कैसे आएंगे। अगर हम इसके वेव फ्रंट बनाएंगे बेटा, तो इसके जो वेव फ्रंट आते हैं वो स्फेरिकल आते हैं। तो ये एक, दो, तीन, ये अपने स्फेयर बना दिए, ठीक है। तो इसके पॉइंट सोर्स के जो वेव फ्रंट आएंगे वो कैसे आएंगे, पहली बात तो स्फेरिकल, मैं बताता हूँ स्फेरिकल क्यों आते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, आपने एक चीज गौर की, पहले अगर मैं चाहूं तो इस पे एक दो और वेव फ्रंट बना सकता हूँ। आपने एक चीज गौर की, वो चीज गौर करने की ये है कि पहले देखो, ये बहुत सारे, पहला स्पेयर, दूसरा स्पेयर, तीसरा स्पेयर, चौथा स्पेयर, पांचवा स्पेयर, आप क्या देख रहे हैं कि शुरू के जो दो स्पेयर हैं उनके बीच स्पेसिंग कम है, फिर बढ़ गई स्पेसिंग, फिर और बढ़ गई, फिर बढ़ती चली गई। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है इसके स्पेरिकल वेव फ्रंट क्यों आते हैं, सुनो। जब एक पॉइंट सोर्स है तो ये आपकी रेस, बहुत सारी रेस निकालेगा, निकालेगा। जब रेस निकालेगा तो पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे, तो मुझे बताओ जो स्फेरिकल पार्टिकल्स होंगे, मतलब पॉइंट सोर्स के कारण जो स्फेयर पे जितने पार्टिकल्स आएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी सेम है, यहाँ दूरी सेम, 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 तो जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पर इस स्फेयर पे लाई कर रहे होंगे वो सेम फेज में होंगे कि नहीं होंगे, दे ऑल विल लाई इन सेम फेज। ऐसे अगला जो स्फेयर बनाएंगे वहां के भी जो पार्टिकल्स हैं वो सेम फेज में होंगे, इसीलिए पॉइंट सोर्स के कारण जो वेव फ्रंट बनते हैं वो स्फेरिकल बनते हैं। अब दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या है, ये आपकी क्या थी बेटा, दीज आर योर रेज, ये रेज है, ठीक है। एक चीज और गौर करना है, वो ये है कि हमेशा जो रेज निकलती हैं वो वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। देख लो, आप किसी वेव फ्रंट के देख लेना, मीन्स द रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। जो रेज होती है वो हमेशा वेव फ्रंट के कैसी होती है बेटा, बोलिए, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, ठीक है। जितनी भी रेज निकलेंगी दी रेज आर परपेंडिकुलर स्पेरी। अच्छा, अब एक सुनो, अगर एक लाइन सोर्स है आपके पास, सोर्स कैसा है, लाइट का लाइन सोर्स है, ये हमारा पॉइंट सोर्स नहीं है, एक लाइन सोर्स है, एक ट्यूबलाइट समझ लो, ये रेस कैसी निकालेगा, ये इसकी रेस है, पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस रेस निकलेंगी। फिर इसके वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, अब सुनो इसके वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, दीज आर द रेस विच हैज बीन एमर्जिंग फ्रॉम इट, ये रेज हो गई इसकी, हो गई। अब इसके अगर मैं वेव फ्रंट बनाऊंगा तो इसके बेटा जो वेव फ्रंट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इससे नहीं आ गई, मैं डायरेक्ट ही बनाता हूँ। इसके जो वेव फ्रंट होंगे वो प्लेनर होंगे, ये प्लेनर होंगे। अगला देखो, ये अगला, ठीक है। तो इसके वेव फ्रंट कैसे होंगे बेटा, प्लेनर वेव फ्रंट। क्यों, फिर से वो ये यहाँ से जब रेस चलेंगी तो ये इस सरफेस पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे, फिर इस पर तो प्लेनर वेव फ्रंट होंगे, इट विल हैव प्लेनर। तो समझ गए, अगर रेस पैरेलल निकल रही है तो देखो आप देख सकते हो जो रेस है वो वेव फ्रंट की हमेशा कैसी है, परपेंडिकुलर, ये हमेशा होगा। दिस कंडीशन विल ऑलवेज बी फुलफिल्ड, कि जो रेज होती हैं वो वेव फ्रंट की कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। इतना बनाना, फिर मैं अभी ये वेव फ्रंट के बारे में और बात कर। ये हाइगन की बेटा सुनो, जो पूरी थ्योरी है वो सिर्फ एक कंसेप्ट पे बेस्ड है, और वो कंसेप्ट है आपका वेव फ्रंट, ठीक है।
हाइगन के हिसाब से क्या होता है ये समझिए। हाइगन ये कहते हैं कि जब एक वेव चलती है तो समझना, जैसे एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है तो उसने वेव्स वेवलेट्स एमिट की बहुत सारी, मतलब एक पॉइंट सोर्स, जैसे अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स था तो ये बहुत सारी वेवलेट्स एमिट करेगा। ठीक है। तो जैसे ही ये वेवलेट्स एमिट करेगा तो एक वेव फ्रंट बन जाएगा, जैसे स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया। तो ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा इट विल, अब ये जो वेव फ्रंट बना, मतलब ये जो पहला वेव फ्रंट बना, इट विल एक्ट एज अ न्यू सोर्स। ये एक नए सोर्स का काम करेगा और फिर ये सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट करेगा। मतलब समझ गए आप क्या हो? आपका क्या बना यहाँ से, वेव्स चली ओरिजिनल वेव और एक वेव फ्रंट बना, फिर ये सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट करेगा। ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो सेम वेलोसिटी से चलेंगी ओरिजिनल वेव की और आगे बढ़ेंगी, फिर अगला वेव फ्रंट बनेगा। फिर अगला जो वेव फ्रंट है फिर वो एक सोर्स का काम करेगा। फिर यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट होंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स फिर आगे चलेंगी, फिर एक नया सोर्स बनेगा, वेव फ्रंट बनेगा, मतलब नया सोर्स। ऐसे ऐसे वेव प्रोपोगेट करती जाएगी, वेव फ्रंट बनते चले जाएंगे, वेव फ्रंट विल एक्ट एज अ न्यू सोर्स, फिर आगे वेव बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ऐसे वेव फ्रंट बनते चले जाएंगे और आपकी जो वेव है वो क्या करती जाएगी बेटा, इट विल इट विल प्रोपोगेट इन अ मीडियम। तो समझ गए? तो पूरा खेल किस पे है इनका? पूरा खेल जो है वो सेकेंडरी, सॉरी ये वेव, आपके जो वेव फ्रंट बन रहे हैं उन पर है। तो अब हम जो नेक्स्ट चीज करने वाले हैं, हम वही करने वाले हैं बेटा। द नेक्स्ट थिंग इज द हाइगन प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल में क्या क्या पॉइंट्स आप लिखोगे, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। ये आ जाता है कभी भी 2 मार्कर में या 3 मार्कर में आ जाता है। तो एक तो क्वेश्चन ये होता है कि आपको वेव फ्रंट बनाने हैं, उसके बाद आता है तो इनके लॉ क्या है, हाइगन प्रिंसिपल के लॉ क्या है कि एवरी पार्टिकल ऑफ द मोशन, ठीक है, सिचुएटेड ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू वेव सोर्स। तो पहला हाइगन प्रिंसिपल का जो पहला लॉ है, द फर्स्ट लॉ ऑफ हाइगन प्रिंसिपल, दैट इज एवरी पार्टिकल जो वेव फ्रंट पे प्रेजेंट है वो किसका, किसकी तरह एक्ट करेगा। समझ गए? जैसे एक पॉइंट सोर्स था, इसने ओरिजिनल वेव निकाली, फिर से समझ लो, ओरिजिनल वेव निकली, वेव फ्रंट बना। तो वेव फ्रंट पर जितने भी पार्टिकल्स लाई कर रहे हैं ये सारे पार्टिकल्स विल एक्ट एज द न्यू सोर्स एंड दे विल एमिट द सेकेंडरी वेवलेट। जो अब ये वेवलेट एमिट करेंगे उनको सेकेंडरी वेवलेट्स कहा जाता है। लेकिन सेकेंडरी वेवलेट जो एमिट होती हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है वो ओरिजिनल वेव के बराबर होती है। ठीक है। फिर ये एमिट होंगी सेकेंडरी वेवलेट्स, फिर आपका वेव फ्रंट बन जाएगा। फिर इट विल अगेन एक्ट एज अ न्यू सोर्स, ऑल द पार्टिकल्स लाइंग ऑन इट विल एक्ट एज अ न्यू सोर्स एंड दे विल अगेन एमिट द सेकेंडरी वेवलेट। ऐसे ऐसे सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट होती चली जाएंगी और आपका वेव प्रोपोगेट करती चली जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, एवरी पार्टिकल सिचुएटेड, किसमें सिचुएटेड है, एवरी पार्टिकल सिचुएटेड ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज न्यू वेव सोर्स। ठीक है, इट विल एक्ट एज न्यू वेव सोर्स फ्रॉम विच क्या एमिट होंगी, जो पार्टिकल है जो वेव फ्रंट पे है, इट विल एक्ट, एवरी पार्टिकल situated on the wavefront act as a new wave source from which fresh waves, नई वेव्स निकलेंगी, ओरिजिनेट। जो नई वेव्स इससे निकलेंगी उनको क्या कहते हैं, कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। नई वेव्स को सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। और ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है इनकी वेलोसिटी क्या घट जाएगी, नहीं, द सेकेंडरी वेवलेट्स विल ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ ओरिजिनल वेव। ये याद रखना बेटा, कुछ भी समझ में ना आए पूछ लीजिएगा। तो द सेकेंडरी वेवलेट ट्रेवल इन मीडियम, these secondary wavelets travel in medium, ये भी मीडियम में चलेंगी। ठीक है, these secondary wavelets travel in the medium in all directions। ठीक है, in all directions, सभी डायरेक्शंस में जाएगी। हाँ, with the speed of original wave।
विद द स्पीड ऑफ ओरिजिनल, जो ओरिजिनल वेव थी उसी के उससे जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। अगला पॉइंट क्या होगा, ऐसे वेव फ्रंट बनते चले जाएंगे, फिर एक नया वेव फ्रंट बनेगा। हाँ, अब जो एनवेलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स विल फॉर्म अ न्यू वेव फ्रंट। एनवेलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स विल फॉर्म न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। ऐसे वेव फॉर्म बनते चले जाएंगे और आपकी वो ट्रेवल करती चली जाएगी। ठीक है, न्यू वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट। बोलिए, इतना क्लियर है? इत- अब देखिए, इसमें जो अगली हेडिंग है, जहां क्वेश्चन आना ही है, हाइगन ने रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन को दोनों को प्रूव किया था वेव थ्योरी से। अपनी वेव थ्योरी जो इनकी थी, हाइगन की वेव थ्योरी थी, उससे रिफ्लेक्शन, मतलब इन्होंने जो रिफ्लेक्शन, हम जनरल रिफ्लेक्शन जो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, रिफ्रैक्शन का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कौन, या अगर ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को अपनी हाइगन की वेव फ्रंट वाली थ्योरी से प्रूव कर दें, मतलब अल्टीमेटली इट इज अ फॉर्म ऑफ वेव होती है। ठीक है, और हाइगन ने यही किया कि हाइगन ने इन चीजों को प्रूव कर दिया था। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, अब हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं। अगर हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हाइगन की थ्योरी से प्रूव कर दें, तो हमारा क्या प्रूव हो जाएगा, ये कंफर्म हो जाएगा कि जो हाइगन की थ्योरी थी वेव फ्रंट वाली, जिससे उन्होंने वेव नेचर प्रूव किया था लाइट का, वो सही है। तो नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू, पहले हम रिफ्लेक्शन प्रूव करेंगे, फिर रिफ्रैक्शन। तो वी विल प्रूव रिफ्लेक्शन। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो ट्यूबलाइट से जैसे एक रोशनी आती है, जैसे एक ट्यूबलाइट है उससे रोशनी आती है, वो पूरी एक वेव आती है। और अच्छा, एक चीज और समझ गए होंगे आप, कि जैसे कि ये ट्यूबलाइट है, इससे रोशनी आ रही है, बहुत सारी रेस निकल रही हैं, हाँ या ना, बहुत सारी रेस हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेस, पूरी रे को आप ले रहे हैं तो एक वेव बन रही है और एक वेव फ्रंट बन रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जैसे एक टॉर्च है, ट्यूबलाइट है, उससे जो रोशनी आ रही है, पूरी जो रोशनी आ रही है, दैट इज वेव फ्रंट। तो जो वेव फ्रंट होता है वो प्लेनर होता है, प्लेन में ट्रेवल करता है, हाँ या ना। जैसे स्फेरिकल है तो भी प्लेनर है, मतलब एक प्लेन में 2D स्ट्रक्चर है जो वो ट्रेवल करता है। ठीक है, तो अब देखिए, हम वही कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव। वेव कैसी है, प्लेन है, लाइन नहीं है, प्लेनर वेव है। प्लेनर वेव फ्रॉम प्लेनर सरफेस। सरफेस भी कैसा होगा, प्लेन सरफेस होगा। अब देखो, प्लेन सरफेस मतलब, जैसे ऐसे समझिए, ठीक है, ये है, ये कैसा सरफेस है, देखिए, दिस विल बी अ प्लेन सरफेस, ये एक प्लेन सरफेस है, ये एक हमारा कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस है। अब इस पर जो वेव आएगी, अब वेव कैसी आएगी, देखो ये सरफेस है, वेव ऐसी आएगी, वेव ऐसी आएगी, पूरी वेव फ्रंट के साथ आएगी ना वेव, फिर ये सरफेस पे वेव आएगी, आएगी और फिर रिफ्लेक्ट होके ऐसी जाएगी। ठीक है, हाँ, तो ऐसी वेव आएगी, पूरी वेव आएगी और फिर रिफ्लेक्ट होके, क्योंकि सरफेस पे पड़ेगी, ये सरफेस है। अगर मैं आपको फोन से समझानी करूँ, तो ये इंसिडेंट अगर आपका वेव फ्रंट है, तो ये पूरी वेव ऐसी आएगी, इस पे पड़ेगी और फिर रिफ्लेक्ट होके ऐसी जाएगी। ठीक है, प्लेनर वेव है। क्लियर हो रही है? तो अब देखिए, एक प्लेनर सरफेस बनाया, ये लेट द सरफेस बी एस एस डैश, एक प्लेनर वेव आ रही है इस पर, दिस हैज बीन अ प्लेनर वेव, ये जो आ रही है, ये इस पे परपेंडिकुलर, एक मिनट इतना करिएगा, एक मिनट। अब देखिए, ये एक प्लेनर वेव आ रही है, पूरी वेव आई, ये सरफेस पे आई, तो ये एक हमने वेव फ्रंट, अपना ये इंसिडेंट वेव फ्रंट बना दिया। अब देखो, इसमें बहुत सारे वेव फ्रंट आएंगे ना, एक दो, बहुत सारे वेव फ्रंट है, तो हमने एक कोई सा वेव फ्रंट ले लिया। तो हम अपना इंसिडेंट वेव फ्रंट मान लेते हैं ए, थोड़ा सा टिपिकल है, नहीं आया समझ में तो पूछ लेना। एक हमने ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट ले लिया। ठीक है, ये आ गया।
अब देखो इस वेव फ्रंट पर बहुत सारे रेज होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, बहुत सारी रेज होगी, और या बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जहां से रेज निकलती है, ये हो गए बहुत सारे। अब मुझे एक चीज बताओ, इस वेव फ्रंट का जो पॉइंट ए है, जब वो स्ट्राइक कर चुका है तो बी वाला पॉइंट अभी स्ट्राइक नहीं किया, क्योंकि वेव फ्रंट एक प्लेनर आता है, बहुत सारी आ रही है। तो मुझे बताओ, जब ये स्ट्राइक कर चुका है तो ये तो रिफ्लेक्ट होकर आगे बढ़ जाएगा, जब तक बी यहाँ स्ट्राइक करेगा तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए डैश। तो मैं एक चीज ये कह सकता हूँ, सबसे पहले हमने क्या माना, व्हाट वी हैव एज्यूम्ड, ए बी हमारा क्या है बेटा, ए बी हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए बी इज आवर इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है, ए बी। अब दूसरी चीज, जब तक पॉइंट बी, जो वेव फ्रंट पे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जो जो पॉइंट्स हैं, जब तक बी पॉइंट ए डैश तक आएगा और रिफ्लेक्ट होगा, जब तक ये तो रिफ्लेक्ट होके आगे बढ़ चुका है कि नहीं बढ़ चुका है, ये तो आगे जा चुका है, तो हम यहाँ यही कहेंगे। अब हम इसको रिफ्लेक्ट करवा लेते हैं, ठीक है, ये कोई सा ले लेते हैं और इसको रिफ्लेक्ट करा लेते हैं। तो चलिए, ये हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, अब इसको रिफ्लेक्ट करा लेते हैं। तो जब तक बी ए तक आएगा तो ये जो ए पॉइंट है वो रिफ्लेक्ट होके, ये नॉर्मल है हमारा, ये मान लीजिए यहाँ तक, ये यहाँ, ठीक है, ये। तो जब तक आपका बी कहाँ तक आएगा, ए डैश तक, ये ए कहाँ तक पहुंच चुका है, इस पॉइंट को नाम बी डैश दे दिए। तो अगला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन पॉइंट, व्हेन पॉइंट बी रीचेस ए डैश, जब ये पॉइंट बी जो है वो ए डैश तक जाएगा, ठीक है, इन दैट, इन दैट टाइम, उसी समय में ये कहाँ तक आ जाएगा, पॉइंट ए रीचेस, पॉइंट ए रीचेस पॉइंट बी डैश, ठीक है, उस समय में ए बी डैश तक आ जाएगा जब तक बी ए डैश तक आएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब सुनो, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ए डैश पॉइंट से बी डैश पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। So what we are going to do, we will draw a perpendicular from A on B dash. So what have we have done, अगला पॉइंट लिखेंगे नेक्स्ट, draw perpendicular from point A dash on B dash, A dash से हमने B dash पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब मैं जो कहने वाला हूँ उस चीज को ध्यान से सुनना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सबसे पहले हमने क्या कहा, जब तक बी ए डैश तक आएगा तो आपका ए बी डैश तक पहुंच गया, उसके बाद ये हमने 90 ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, फिर हमने ए डैश से बी डैश पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। देखो हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या था, ए बी। अब ऐसे समझिए आप कि जब तक ये इंसिडेंट वेव फ्रंट पूरा ये स्ट्राइक कर चुका है, ये आगे जा चुका है, ये बी यहाँ तक आएगा, लेकिन अगर ये वाला पॉइंट देखो तो ये स्ट्राइक करके ये भी इस पे लाई करेगा, बहुत सारे सोर्सेज है ना, सेकेंडरी वेवलेट तो बहुत सारी हैं, ये भी इस पे जाएगा, ये भी इस पे जाएगा, जब तक बी ए डैश तक आएगा, ए से लेके बी तक के सारे जो हैं वो रिफ्लेक्ट होके इसी पर लाई करेंगे कि नहीं। मतलब जो लास्ट वाला पॉइंट बी जब ए डैश पे पहुंच गया, ये भी रिफ्लेक्ट हो गया, तो जितने भी इंसिडेंट वेव फ्रंट पर जितने भी सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट हो रही थी, वो इसी लाइन ए डैश बी डैश पे लाई करेंगे कि नहीं। मतलब मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि नहीं, कि ये जो ए डैश बी डैश हमने बनाया, ए डैश से बी डैश पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, इट विल बी ए डैश बी डैश विल बी अ कॉमन टेंजेंट, ये कॉमन टेंजेंट का काम करेगा। मतलब यहाँ से भी जो सेकेंडरी वेवलेट एमिट होगी, ये रिफ्लेक्ट होके इस पे ही आएगी, इस पे भी इस पे आएगी, ये वाली भी इस पे आएगी, तो इट विल एक्ट एज अ कॉमन टेंजेंट फॉर ऑल द वेवलेट्स, जितनी भी सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी फ्रॉम इंसिडेंट वेव फ्रंट। अगर इंसिडेंट वेव फ्रंट से जितनी भी सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी वो इसी पे लाई करेंगी, मतलब ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब हमारा जो ए डैश बी डैश है वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का काम करेगा। तो हेयर ए डैश बी डैश विल एक्ट एज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का काम करेगा, ठीक है।
क्लियर है? इट विल एक्ट एज अ सेकेंडरी, मतलब इट विल एक्ट एज अ रिफ्लेक्टेड वेव, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का काम करेगा। ठीक है, ये हो गया, इतना बना लिया डायग्राम। अब देखो ये तो हो गया ज्योमेट्रिकल पार्ट। अब इसमें हमें प्रूव क्या करना है? इसमें हमें प्रूव ये करना है कि अगर हम ये देखो, अब हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी है और ए डैश बी डैश हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ठीक है, जब आप रिफ्लेक्शन का लॉ करना है हमें प्रूव, तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट, डिडक्शन ऑफ द लॉ। नाउ वी विल डू, यही करना है, ये तो हमने अभी ज्योमेट्रिकल पार्ट किया। डिडक्शन ऑफ द लॉ मतलब हमें ये प्रूव करना है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये प्रूव करना है। दिस इज द थिंग, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, वी हैव टू प्रूव दिस थिंग, ये प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे? अच्छा देखो, जब एक रे की बात करें, देखो ये एक पूरा वेव फ्रंट है, तो एक ये रे है, ये वाली जो ये रे आई, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ चली गई, तो बहुत सारी रे। तो अगर आप नॉर्मल से ये एक सिंगल रे मान लो, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। इसकी रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है? ये, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया। लेकिन बेटा यही जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये हमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे से नहीं बनाने, हमें इनको वेव फ्रंट से बनाना है। तो आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन सा है? ए बी हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और ए डैश बी डैश हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। तो अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वेव फ्रंट से बनाने हैं, तो नॉर्मल कौन होगा? इंसिडेंट वेव फ्रंट तो दिख रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट दिख रहा है। तो बेटा याद रखना, ये जो हमारा सरफेस होता है एस एस डैश, ये नॉर्मल का काम करता है। तो देखिएगा ध्यान से। अब आप देखो, आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन सा है? आपका ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, एस एच डैश आपका नॉर्मल है, तो ये यहां से लेके यहां तक का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। आपका ये ए डैश बी डैश रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, एस एच डैश नॉर्मल है, तो ये वाला जो एंगल है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। सो व्हाट वी हैव डन, हमने क्या काम किया? हमने एंगल आई और एंगल आर आर ड्रॉन फ्रॉम वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट से इनको ड्रॉ किया। ठीक है, आर ड्रॉन फ्रॉम इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हैं उन पर इन एंगल को हमने उतार लिया। अच्छा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा, सर आपने डायरेक्ट कैसे उतार लिया? जब आप आई और आर यहाँ कह रहे हो, तो ये आई और ये आई बराबर है, तो मैं आपसे कहूंगा हाँ, मैं ज्योमेट्री से ये चीज प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन आवश्यकता नहीं है। ये जो एंगल आर है और ये एंगल आर है, ये भी बराबर है, लेकिन हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधा याद रखिए, हमें एंगल आई इक्वल टू एंगल आर प्रूव करना है, लेकिन किसके साथ प्रूव करना है? आपको इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। तो आप सीधा उतार दो, अगर ये भी याद ना रहे तो सीधा आई और। अब हमें आई और आर बराबर प्रूव करने, कुछ मत करो, कॉन्ग्रुएंसी ले लेंगे। आई किस ट्राइंगल में आ रहा है? ए बी ए डैश, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल हम लेंगे ए बी ए डैश। आर किस ट्राइंगल में आ रहा है? ए बी डैश ए डैश, देखो आर आ रहा है, तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे? ए बी डैश ए डैश। अगर इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, और ये कॉन्ग्रुएंट हैं, आपको सीधा याद रखने हैं। कैसे हैं सुनो बेटा, ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ट्राइंगल ए बी ए डैश में ये 90 है, और ए बी डैश ए डैश में ये 90 है, तो एक 90 डिग्री एंगल हो गए दोनों में। हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है। दूसरा, ए ए डैश दोनों में आ रहा है, तो ए ए डैश दोनों में कॉमन है। ठीक है। तीसरी चीज क्या बराबर है? अच्छा, मैं यहाँ एक चीज लिखना भूल गया था। अब एक चीज सुनो, मैंने आपसे एक यहाँ पॉइंट कहा था कि जितने समय में बी ए डैश तक चलेगी, उसी सेम समय में ए कहाँ तक चल गया? बी डैश तक चल गया। तो सेम मीडियम में चल रहा है, सेम समय में चल रहा है, तो डिस्टेंस भी सेम चलेगा कि नहीं? तो व्हेन बी रीचेस ए डैश, इन दैट टाइम पॉइंट ए रीचेस बी डैश, मतलब जितना दूरी बी से ए डैश की है, जितने समय में बी से ए डैश चल रहा है, उतने ही समय में ए बी डैश तक चल रहा है। तो यहाँ से मैं एक चीज कह सकता था कि ये दूरी ए बी डैश बराबर होगी किसके? बी ए डैश के। ए बी डैश और बी ए डैश आपके बराबर होंगे। ठीक है। इसको, तो बेटा तीसरी चीज यही है, इस वाले ट्राइंगल का बी ए डैश और इस वाले ट्राइंगल का ए बी डैश, कहेंगे हम ए बी डैश
और बी ए डैश। ठीक है बेटा, देखो ये आपकी आर एच एस कॉन्ग्रेंसी कह सकते हैं। ठीक है, दो साइड और एक एंगल बराबर है हमारे, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो बाई सी पी सी टी से, बाई क्या, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, पता है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, सी पी सी टी ई, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल होते हैं। मतलब यहाँ पर जो साइड बराबर है उनके सामने वाले एंगल बराबर होंगे, जो एंगल बराबर है उनके सामने वाली साइड बराबर होंगी, सी पी सी टी होता है। तो अब आप देखो, बी ए डैश जो साइड है उसके सामने कौन सा एंगल आ रहा है, आई, और ए बी डैश साइड के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, आर। तो सी पी सी टी से आप क्या कह सकते हो यहाँ पर कि जो एंगल आई और एंगल आर हैं वो क्या होंगे, बराबर। तो ये हमने क्या कर दिया बेटा, हमने ये प्रूव कर दिया, ये आंसर आ चुका है। अगर आपको ये 3 नंबर में आता है तो आपको इतना करके आना पड़ेगा बेटा।